हेलो एवरीवन। चल, अच्छा अब हम करेंगे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, देखो क्या कहता है। उसने कहा है इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज ₹100 पर आवर। तो बेसिक रेट आपका 100 पर आवर है और ओवर टाइम आपको दे रखा है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। पता है एग्जांपल के तौर पे, वैसे जनरली एग्जांपल दे रहा हूं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर 10 to 6 हैं तो उसने कहा अगर आप 10 ओ क्लॉक से पहले काम करते हो या आप 6 ओ क्लॉक के बाद काम करते हो तो आपको दिया जाएगा बेसिक रेट का 175%। तो बेसिक रेट 100 है ना, उसका 175%, यानी आपको 175 रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप संडे या हॉलीडेज को ओवर टाइम करते हो तो आपको बेसिक रेट का 225% दिया जाएगा, मतलब 225 रुपए दिए जाएंगे आपको। फिर उसने कहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। नॉर्मल कितने आवर्स काम किया? 1 लाख, इसका तो 100 रुपए के हिसाब से। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स, इसका 175 के हिसाब से। और संडेज और हॉलीडेज का 225 रुपए के हिसाब से। ठीक है। फिर उसने कहा है फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। एक जॉब है जॉब जेड जिस पे आपने टोटल 1125 आवर्स काम किया है, जिसमें से नॉर्मल है 1000, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर है 100 और संडेज और हॉलीडेज का है 25। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। चलो करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मेरे साथ साथ सब करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, मुझे एक बार बताओ। पहले स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे। मुझे पहले बताओ, आपने पूरे ईयर में, पूरे प्रीवियस ईयर में आपने कितने आवर्स काम किया? नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल आवर्स की नॉर्मल वेजेस। आपने 1 लाख आवर्स काम किया। एक आवर का फैक्ट्री में दिया जाता है 100 रुपए, तो ये आ गया आपका 1 करोड़। ये आपका 1 करोड़ आ गया। ठीक है, ये आपका 1 करोड़ आ गया। फिर ओवर टाइम का, ओवर टाइम का। अच्छा, अब ओवर टाइम ना दो हैं, एक तो है बिफोर एंड आफ्टर। वो कितने आवर्स काम हुआ? 20,000 आवर्स। एक आवर का 175, तो ये हो गया 35 लाख। फिर संडेज और हॉलीडेज का, आपने काम किया 5,000 आवर्स। एक आवर का दिया जाता है 225 रुपए, तो 11,25,000 ये आ गया। तो अगर हम टोटल कर दें तो 1,46,25,000 आता है आपका। ठीक है, अब सुनो उसने क्या कहा। अब पता है, अब मुझे ना एक बात बताओ, आप एवरेज रेट पर आवर आप निकाल सकते हो। मुझे एक बार बताओ, टोटल कितनी वेजेस दी गई? 1,46,25,000 टोटल। कितने आवर्स की वेजेस हैं ये? 1 लाख नॉर्मल, 20 और 5, टोटल 1,25,000 आवर की ये वेजेस हैं। तो जरा अगर हम निकालें कैलकुलेटर पे, 1,46,25,000 डिवाइड बाय 1 लाख,
25,000, ये आता है आपका 117 रुपीज पर आवर। ये एवरेज रेट आ गया पर आवर। चलो अब आ जाओ फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे। देखो उसने क्या कहा था, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। तो एक बात याद रखना, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली, मतलब पता है हमारी फैक्ट्री में ना ओवर टाइम रेगुलरली होता ही होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर आपकी फैक्ट्री में ओवर टाइम रेगुलरली वर्क होता है ना, रेगुलरली वर्कर्स ओवर टाइम काम करते हैं, तो ओवर टाइम की जो वेजेस होती है ना, दे आर ओवर टाइम वेजेस आर कंसिडर्ड, wages are considered to be a part of लेबर कॉस्ट। ओवर टाइम की वेजेस को लेबर कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। चलो अब बात करते हैं जॉब जेड की। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, उसने रिक्वायरमेंट क्या कही थी आपको, उसने कहा था कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जिएबल टू जॉब जेड। मुझे बताओ जॉब जेड पे टोटल बताना, टोटल कितने आवर्स काम हुआ, 1125 आवर्स काम हुआ, और एक आवर का ऑन एन एवरेज कितना रेट है, 117 रुपीज। तो अगर निकालें तो 1125 इंटू 117, 131625, ये आपकी लेबर कॉस्ट आ गई चार्जिएबल टू जॉब जेड। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, सेकंड पार्ट में उसने कहा है ओवर टाइम इज वर्कड इररेगुलरली। मतलब पता है क्या, ओवर टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली नहीं होता है, कभी कभार होता है। यह आपका कभी कभार होता है, सेल्डम कह सकते हो आप। पहला केस था ओवर टाइम ऑफन होता है, यहां पर है ओवर टाइम सेल्डम होता है, कभी कभार। इस केस में ना, इस केस में 2 मिनट, इस केस में ओवर टाइम वेजेस आर नॉट ट्रीटेड एज लेबर कॉस्ट। हम ओवर टाइम की वेजेस को लेबर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, इंस्टेड ओवर टाइम वेजेस आर चार्ज्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम ओवर टाइम वेजेस को चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं जॉब जेड की। सुनो सुनो, अब यहां पर ध्यान रखना, लास्ट लाइन पढ़ो एक बार फिर से। उसने कहा था कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जिएबल टू जॉब जेड। तो जॉब जेड की एक तो आपको निकालनी है लेबर कॉस्ट, कि जॉब जेड पे लेबर कितने रुपए की लगी, प्लस ओवरहेड्स, प्लस आपको निकालने हैं जॉब जेड पे ओवरहेड्स कितने लगे। तो याद रखना ओवर टाइम ओवरहेड्स का पार्ट है और नॉर्मल आवर्स की वेजेस लेबर कॉस्ट का पार्ट है। तो पहले मुझे बताओ जॉब जेड पे नॉर्मल कितने आवर्स काम हुआ, 1000, एक आवर का नॉर्मल रेट 100, तो 1 लाख। अब मुझे बताओ जॉब जेड पे ओवर टाइम कितने आवर्स काम हुआ, 100, इस 100 आवर्स का रेट कितना, 175 के हिसाब से 17,500 रुपए, और संडेज को 25 आवर इनका 225 रुपए के हिसाब से
5625 123 125 ये आपकी आ गई कॉस्ट चार्जिएबल टू जॉब जेड। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, कॉपी कर लो इतना, फिर तीसरा करते हैं। तीसरा है ओवर टाइम इज वर्कड एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। अच्छा एक बार बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम ऑफन नहीं होता है। अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट कर दे तभी होता है, वैसे नहीं होता है। अगर कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, जैसे कई बार ना कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हमें ये डिलीवरी जल्दी चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे, तो उस केस में ओवर टाइम काम करना पड़ भी सकता है। तो बात तो वही आ गई ना जो बी पार्ट में थी। मेरी बात सुनो, जो बी पार्ट में बात थी, बात तो सेम ही आ गई। उस केस में भी ओवरहेड, ओवर टाइम इररेगुलर था। ओवर टाइम आपका उस केस में भी इररेगुलर था। और मुझे बताओ ओवर टाइम इस केस में भी आपका क्या है? इररेगुलर। तो यहां पर सीधे लिखोगे आंसर विल रिमेन सेम एज इन पॉइंट नंबर 2। देयरफॉर कॉस्ट चार्जिएबल टू job Z will be rupees 123,125। तो आंसर सेम ही रहेगा। तो अगर आप कस्टमर के रिक्वेस्ट पे ओवर टाइम काम करते हो, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम रेगुलरली नहीं होता है, सेल्डम होता है, कस्टमर के कहने पे होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस छोटे छोटे रहते हैं बस, और करेंगे आपके स्टडी मटेरियल के छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक काम करोगे सब, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आओगे, पेज 3.35। पेज नंबर 3.35, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ो। अ वर्कर इज पेड 10,000 per month and dearness allowance of 2,000 per month. Workers contribution to provident fund is 10% and employer also contributes। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखना, ये देखो उसने कहा है अ वर्कर इज पेड 10,000 रुपीज पर मंथ एंड अ डेयरनेस अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ। तो बेसिक वेजेस हैं 10,000 और डेयरनेस अलाउंस है 2,000। वर्कर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 10%। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का। एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट एज एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कितना? 10, एम्प्लॉय का भी 10। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 6.5% ऑफ वेजेस, जिसमें से एम्प्लॉय ने 1.75% पे कराए। तो 6.5% में से 1.75% एम्प्लॉय ने दिया है, तो बचा 4.75%, ये दिया होगा एम्प्लॉयर ने। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months wages as bonus। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं 300,
8 hours each. Out of these, worker is entitled to 15 days leave on full pay. Calculate wage rate per hour for costing purposes. चलो, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ ना जरा लिखोगे, लिखना क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग वेजेस। सिंपल सा, देखो बताओगे हम वर्कर को, अपने आप बताओ, हम वर्कर को सबसे पहली चीज बताओ क्या दे रहे हैं। बेसिक वेजेस कितनी है? 10,000 पर मंथ, तो साल का आ गया 1,20,000। ये तो हो गई बेसिक। इसके अलावा हम वर्कर को दे रहे हैं डीएनएस अलाउंस 2,000 पर मंथ का, तो 12 मंथ्स का 24,000 का डीएनएस अलाउंस। अच्छा, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 10%, आपने पढ़ा हुआ है। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां पर ऐड नहीं होगा, वो ऑलरेडी बेसिक वेजेस में इंक्लूडेड होता है। हां, किसका ऐड होगा? इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना है? 10%। पता है 10% किसका करना? बेसिक प्लस डीए का। तो 1,20,000 प्लस 24,000 का 10%, 14,400 का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अच्छा, कुछ पैसा इंप्लॉयर ने इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी जमा करवाया, कितना आया था? 4.75%, 1,44,000 का 6,840। इसके अलावा हम वर्कर को और क्या दे रहे हैं? बोनस। कितना? 2 महीने की वेजेस के बराबर। मुझे बताओगे 1 महीने की क्या है? बेसिक प्लस डीए 1 महीने का 12,000 है, तो 2 महीने का कितना हो गया? 24,000। याद रखना एक बात, डीएनएस अलाउंस बेसिक वेजेस की परछाई होता है, शैडो है ये। जहां बेसिक वेजेस जाएगा डीएनएस अलाउंस जाएगा ही जाएगा। चलो टोटल कर लो क्या आता है? 120, 24, 14,400, 6,840 और 24, 189,240। ये आपकी वेजेस आ गई 189,240। अब बताओगे मुझे क्या निकालना था? वेज रेट पर आवर निकालना है। सिंपल, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। अब मुझे एक बार बताना, वैसे पूरे साल में वर्किंग डेज 300 हैं, लेकिन 300 में से 15 दिन वर्कर लीव पे रहता है ऑन फुल पे। फुल पे का क्या मतलब हुआ? 15 दिन वो छुट्टी पे रहता है, लेकिन 15 दिन का पैसा उसको उसके एम्प्लॉयर से मिलता है। तो देखा जाए तो मेरे को बताओ, 15 आवर में वर्कर कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन इन 15 आवर का पेमेंट उसको दी जाती है। तो देखा जाए ना, देखा जाए तो 189,240 का जो ये वेजेस आपने दिए ना, ये कायदे वैसे 300 घंटे की है ये, लेकिन वैसे ये 300 दिनों की है। लेकिन याद रखना एक बात, सुनो, पता है, मेरी बात सुनो, वैसे ये 189,240 की वेजेस 300 दिनों की है, लेकिन याद रखना 300 में से 15 दिन वर्कर छुट्टी पे रहता है। तो इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे तो ये वेजेस 285 दिनों की ही पड़ रही है। क्यों? क्योंकि 15 दिन तो वो काम करता ही नहीं। 285 इंटू, ये तो 285 दिन आए ना, हमें आवर्स में चाहिए तो रोज के 8 आवर्स है, तो करो 285 इंटू 8, 2280 आवर्स आते हैं। तो 189,240 डिवाइड बाय 2280, 83 रुपीज पर आवर।
ये आपका रेट आ जाएगा 83 रुपीज पर आवर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसे, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, याद रखना, ऑल्दो पेमेंट 300 दिनों की हुई है, लेकिन इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो उसे ये पेमेंट 300 दिनों की नहीं पड़ी, उसे ये पेमेंट 285 दिनों की पड़ी, क्योंकि 15 दिन तो वर्कर छुट्टी पे रहता है। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो पहले एक रीडिंग मार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो, ये देखो, उसने कहा है कैलकुलेट द एम्प्लॉय आवर, calculate the employee hour rate of worker X from the following data। बेसिक दे रखी है, डेयरनेस अलाउंस, फ्रिंज बेनिफिट्स। वर्किंग डेज हैं 300, जिसमें से 20 दिन वो छुट्टी पे रहता है ऑन फुल पे। अज्यूम अ डे ऑफ 8 आवर्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चलो बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग वेजेस बना लो पहले, स्टेटमेंट शोइंग वेजेस। सबसे पहले आप वर्कर को क्या दे रहे हो, बेसिक, कितना, 10,000 पर मंथ, तो साल का 1,20,000। इसके अलावा आप दे रहे हो डेनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ का, तो 12 मंथ्स का 36,000। इसके अलावा आप वर्कर को दे रहे हो फ्रिंज बेनिफिट्स 1,000 पर मंथ, तो साल का 12,000 के फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए। बस टोटल कर दो, 1,68,000 की वेजेस। आपको निकालना है एम्प्लॉय आवर रेट, मतलब रेट पर आवर निकालना है। अच्छा बताओगे जरा, कितनी वेजेस देते हो, 1,68,000। मुझे बताओ, वैसे ये वेजेस आपने दी हैं 300 दिनों की, लेकिन 300 में से 20 दिन तो वर्कर छुट्टी पे रहता है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये वेजेस आप 280 घंटों की दे रहे हो इनटू 8 आवर्स। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 280 इंटू 8 आवर्स, 2240, 75 रुपीज पर आवर। बस ये आपका रेट पर आवर आ गया 75 रुपीज। ठीक है, चलो कॉपी कर लो जल्दी से, एक लास्ट क्वेश्चन आपका करेंगे फिर इस चैप्टर का। चलो करें, आ जाओ, अब आ जाओ जरा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ये देखो, क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में, जो मैं कराऊंगा आप, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से चलना है बस। देखो, द मैनेजमेंट ऑफ बीआर लिमिटेड इज वरिड अबाउट देयर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। याद करो, हमने लेबर टर्नओवर का केस करा था ना, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड वगैरह वगैरह, in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year। पता है बेसिकली ना, जो मैनेजमेंट है बीआर लिमिटेड की, वो ये जानना चाहती है
कि लेबर टर्नओवर की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान कितने का हुआ। प्रॉफिट फोरगॉन मतलब नुकसान कितने का हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट कमा सकते थे अगर लेबर टर्नओवर ना हुआ होता तो। सिंपल वर्ड्स में लेबर टर्नओवर की वजह से कितना नुकसान आपको हुआ। अब सुनो, लास्ट ईयर सेल्स थी आपको दे रखी है, पीवी रेशियो करा था आपने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% दे रखा है, total number of actual hours worked by the direct employee force was 4.45 lakh. As a result of delay by the personal department in filling the vacancy due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. Actually, direct employee hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half of the hours were unproductive. Cost incurred consequent on employee turnover revealed the following. ये आपको कुछ कॉस्ट दे रखी है, इन पे बाद में देखते हैं. Assume that potential production lost as a consequence of employee turnover could have been sold at prevailing prices. Find the profit foregone, मतलब loss on account of employee turnover. चलो करना कैसे है देखते हैं. आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15. सब ना मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो. एक काम करो, सेकंड पैराग्राफ की ना सेकंड लाइन जरा पढ़ना. उसने कहा है टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द एम्प्लॉय वॉज 4.5 लाख. तो एक्चुअल आवर्स आपको दे रखे हैं एम्प्लॉयज के 4,45,000 आवर्स. अब सुनो, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ो. Actual direct employee hours included 30,000 hours attributable to training new recruits, out of which half hours were unproductive. उसने कहा ये जो 4,45,000 आवर्स है ना, इसमें से 30,000 आवर्स लगे हैं किस चीज में? न्यू एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज. ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जब पुराने वर्कर छोड़ के जाएंगे और आप नए वर्कर्स को रिक्रूट करोगे तो उनको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग देने में 30,000 आवर्स लग गए. तो यहां से माइनस करेंगे. सुनना सुनना भी. फिर उसने कहा है आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव. उसने कहा इस 30,000 में से ना नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हाफ है, मतलब 15,000 तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव है. हां, बाकी जो बचे हुए 15,000 आवर हैं वो प्रोडक्टिव है. अब सुनो, मुझे मेरे को एक बात बताओ, फैक्ट्री में कितने आवर्स काम हुआ था? 4,45,000. इसमें से मुझे बताओ नॉन प्रोडक्टिव कितने हैं? नॉन प्रोडक्टिव 15,000 तो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं ये वाले. तो बताओ कि प्रोडक्टिव आवर्स कितने बचे इसमें से? प्रोडक्टिव आवर्स 4,30,000 आपके प्रोडक्टिव आवर्स बचे. प्रोडक्टिव आवर्स मतलब वो आवर्स जिसमें आपने प्रोडक्शन किया है, वो आवर्स जिसमें आपने प्रोडक्शन किया है. और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स वो जिसकी पेमेंट तो करी आपने वर्कर को लेकिन प्रोडक्शन कैरी आउट नहीं करा है, वो आपके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स. चलो अब मेरी बात सुनना. मुझे एक बात बताओ, आपकी कंपनी ने सेल्स कितने रुपए की करी थी? 83,03,300 रुपीस की, जिसपे पीवी रेशो कमाया था 20%. याद करो हमने पीवी रेशो का फॉर्मूला किया था,
फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो है 20%, कंट्रीब्यूशन नहीं है, सेल्स है 83,03,300। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आता है, करो 83,03,300, उसका 20%, 16,60,660। ये आ गया आपका 16,60,660। ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी सुनना, भी पता है आप क्या, सुनो, मुझे एक बार बताओ, ये जो आपने कंट्रीब्यूशन कमाया, ये कितने आवर्स काम करके कमाया? क्या मैंने ये कंट्रीब्यूशन 4,45,000 आवर्स काम करके कमाया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 445 में से 15,000 आवर में तो काम हुआ ही नहीं था। इसका मतलब मैंने ये कंट्रीब्यूशन कितने आवर्स काम करके कमाया है? मैंने ये कंट्रीब्यूशन 4,30,000 आवर्स काम करके कमाया है। तो यूनिटरी मेथड जरा यूज करें। 4,30,000 आवर्स काम करके आपने कंट्रीब्यूशन कमाया 16,60,600। अभी सुनना, एक काम करो, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे आओ। As a result of delays by the personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. मुझे एक बात बताओ, 4,30,000 आवर काम करके मैं 16,60,600 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूं। उसने कहा इंप्लॉय टर्नओवर की वजह से 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स का नुकसान हुआ। तो मुझे बताओ, अगर ये 1 लाख आवर्स का नुकसान ना हुआ होता तो मैं और कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेता? डिवाइड बाय 4,30,000 इंटू 1 लाख। मैं जरा सॉल्व करना, मैं और कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेता? मैं 3,86,200 का कंट्रीब्यूशन और कमा लेता, अगर इंप्लॉय टर्नओवर की वजह से ये आवर्स लॉस्ट ना हुए होते तो। पॉइंट क्लियर हुआ? इसे हम, ये जो 386,200 आया है ना, इसे हम यहां पर नाम देते हैं कंट्रीब्यूशन फोरगोन। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन आप कमा सकते थे, अब आप कमा नहीं पाओगे। अब पढ़ो, लास्ट लाइन पे आ जाओ, रिक्वायरमेंट क्या है? उसने कहा है फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉरगॉन। चलो स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉरगॉन। मुझे पहले ये बताओ, कंट्रीब्यूशन कितना फोरगो किया आपने? 386,200। इतना कंट्रीब्यूशन आप कमा सकते थे अगर अगर इंप्लॉय टर्नओवर ना हुआ होता तो। प्लस प्लस, अब आओ क्वेश्चन के लास्ट में, इंप्लॉय टर्नओवर की वजह से आपको एडिशनल कुछ कॉस्ट और इंकर करनी पड़ी हैं। कौन कौन सी एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ी है? पहले आपको सेटलमेंट कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है, कितने रुपए की? 43,820 की। आपको नए इंप्लॉयज के रिक्रूटमेंट की कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है 26,740 की। आपको इंप्लॉयज के सिलेक्शन में कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है 12,750 की। और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ रही है, कितने की? 30,490 की।
तो बताओगे मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ इंप्लॉय टर्नओवर की वजह से? 386,200 का तो कंट्रीब्यूशन गया, प्लस उल्टा जेब से और कितना खर्चा हुआ? 43,820, 26,740, 12,750 और 30,490। 5 लाख रुपए का